हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्या होता है, क्या ब्लॉक डायग्राम्स हैं, क्या कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है, वो सब डिस्कस करेंगे। हम ट्राई करेंगे इसके साथ इसी लेक्चर में इसको कवर करने का कि ये हमारी जो तीनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी और फिडेलिटी, सबको अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो फिर हम कोई दूसरा रिसीवर बनाने के बारे में सोचेंगे। चलिए, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर या टीआरएफ रिसीवर भी बोल देते हैं। आपका एंटेना से जो सिग्नल रिसीव हुआ है, सबसे पहले जो इसका फर्स्ट ब्लॉक होता है दैट इज आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर आपके जो सिग्नल रिसीव हो रहा होगा एंटेना से, वो सिग्नल में मैं एएम मान ले रहा हूं। हम सबसे पहले जो रिसीवर्स की बात कर रहे हैं वो एएम रिसीवर्स डिस्कस कर रहे हैं, ये समझ लेना। हम एएम के लिए रिसीवर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एएम सिग्नल में जो सिग्नल रिसीव हो रहा होगा वो कैरियर फ्रीक्वेंसी 550 से लेकर के और 1650 तक के बीच में होगा, ऐसे कुछ करके एंड सो ऑन, ऐसा कुछ करके ये रिसीव हो रहा होगा। और ये बहुत दूर से ट्रांसमिट हुए हैं, ये सिग्नल काफी डिस्टेंस से ट्रांसमिट हुए हैं, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई होगी यहां एंटेना तक पहुंचते पहुंचते। इसलिए जो रिसीव्ड सिग्नल होगा वो काफी कम स्ट्रेंथ का होगा। वो इतनी कम स्ट्रेंथ का है कि उस पर ऑपरेशन करेंगे, अगर हम उससे मैसेज डिटेक्ट करेंगे अगर, तो नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ का होगा, फील ही नहीं हो पाएगा कुछ। मतलब सेंसिटिविटी खराब रह जाएगी हमारे रिसीवर की। इसलिए सबसे पहले वो जो बहुत कम स्ट्रेंथ का सिग्नल हो चुका है उसको बूस्ट किया जाए, ठीक है। और मुझे बताइएगा, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसीज में तो नहीं होता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसीज तो ऐसे होती थी 0 के आसपास में, बल्कि ये तो हाई फ्रीक्वेंसीज में ऐसा कुछ करके मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी जो होती थी, तो इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हैं। तो ये जो रिसीव्ड सिग्नल है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, इनको एम्पलीफाई करेगा आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसने इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इसने इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। तो अब जो रिजल्टिंग सिग्नल है उसमें ये जो सिग्नल्स थे ये बहुत छोटे छोटे से स्ट्रेंथ के साथ जो रह गए थे, अब वो काफी अमाउंट की स्ट्रेंथ के साथ बन करके आ जाएंगे। 550 मिनिमम से लेकर के एंड सोन बीच बीच में और होंगे 1650 मैक्सिमम, तो काफी स्ट्रेंथ के आ जाएंगे। लेकिन हमें इनमें से किसी पर्टिकुलर को ही तो डिटेक्ट करना है, सबको थोड़ी डिटेक्ट करना है। सारे के सारे एम्पलीफाई हो गए हैं तो अब यहां पर इसके बाद लगाते हैं एक लगाते हैं ट्यून्ड फिल्टर। क्या पहले भी हमने ट्यून्ड फिल्टर नाम की चीज के बारे में डिस्कस किया है? याद आ रहा होगा, स्लोप डिटेक्टर जो होता था आपका एफएम सिग्नल एएम या पीएम सिग्नल से मैसेज को डिटेक्ट करने के लिए स्लोप डिटेक्टर होता था, उसमें भी तो ट्यून्ड फिल्टर लगता था। ट्यून्ड फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसीज के साथ एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी पर ये हाईएस्ट गेन प्रोवाइड करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये गेन की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब ये एक टाइप का बैंड पास फिल्टर है। इट इज ए टाइप ऑफ बैंड पास फिल्टर। बट उस बैंड पास फिल्टर का ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एफ नॉट इसको हम बोल देते हैं, ये वेरी कर सकते हैं हम। अगर हमें ये वाला सेलेक्ट करना होगा तो फिर ऐसा बैंड पास फिल्टर यूज में लेंगे जो इसको पास करे बाकी को रिजेक्ट करे। अगर हमें यानी ये सेलेक्ट करना होगा तो इधर वाले पड़ोसी, अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो इधर वाले पड़ोसी को रिजेक्ट करे, ऐसा चाहेंगे हम। तो ये ट्यून कर सकते हो हम, ऐसा होना चाहिए ट्यून फिल्टर, ठीक है। अब इस ट्यून फिल्टर की ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसको एफ आर या एफ नॉट या ओमेगा स्केल पे बोलते हैं तो ओमेगा नॉट होगी कुछ, इस पर जितना भी गेन होगा, इस गेन की वैल्यू जो भी आ रही होगी, मान लो एक्स है, इसका बाई√2 गेन जहां पर मिल रहा होगा उसको हम 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई एफएल और एफएच, और ये हो गया हमारा बैंडविड्थ। आप क्या चाहते हैं आपका बैंडविड्थ क्या हो? आप जो यहां पर ट्यून फिल्टर चाहेंगे, उस ट्यून फिल्टर का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, आप क्या चाहेंगे वो बैंडविड्थ कितना हो? वो बैंडविड्थ इतना हो कि आप जो मैसेज सिग्नल डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसका कोई भी कंपोनेंट लॉस ना हो जाए और पड़ोसी जो नेबरिंग कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना है। हमारा एएम का स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी कि एएम के केस में जो ट्रांसमिटेड सिग्नल्स होते हैं उनके लिए बैंडविड्थ अलॉटेड हर एक के लिए कितनी होती है? 10 किलोहर्ट्ज होती है। इसलिए आप भी 10 किलोहर्ट्ज ये बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी आपके लिए, 10 किलोहर्ट्ज। हाँ, अब ये कौन से वाला 10 किलोहर्ट्ज होगा? इसके अराउंड वाला 10 किलोहर्ट्ज होगा या इससे अगले के अराउंड 10 किलोहर्ट्ज होगा या किसी और के अराउंड 10 किलोहर्ट्ज होगा? वो आप इसकी इस ट्यून फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस को, जो कि होती है 1/2 पाई
रूट एल सी, इसमें एल और सी जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जनरली तो एल फिक्स होता है, हम सी को वेरी करते हैं, सी को कम या ज्यादा करके आप इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहां से जो सिग्नल आगे आउटपुट में आ रहा होगा वो इनमें से कोई सा एक आ जाएगा जो कि इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अराउंड रहा होगा, वो कंपोनेंट आ जाएगा। बाकी सब क्या होंगे जीरो गेन के साथ या स्टॉप बैंड में होने की वजह से लॉस हो गया होगा बाकी सबका, क्योंकि बाकी सब स्टॉप बैंड में है। अब हमारा यहां से मैसेज तो नहीं है आ सकता, यहां से जो सिग्नल ये आ रहा होगा इसको हम क्या करेंगे, अब इनमें से मैसेज डिटेक्ट करने के लिए डीमॉड्यूलेटर पर अप्लाई करेंगे। डीमॉड्यूलेटर पर अप्लाई कर दिया, डीमॉड्यूलेटर ने इसको डीमॉड्यूलेट करके ये वापस से मैसेज जो होता था वैसा बना दिया है। लेकिन अभी भी इसकी भी स्ट्रेंथ हो सकता है कम हो, हमें ज्यादा तेज आवाज में सुनना हो, जैसे कई बार आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो कम ज्यादा करने की उसमें फैसिलिटी होती है ना, तो यहां पर आप एक एम्पलीफायर और लगा देंगे जिसका गेन फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ का सुनना है कम स्ट्रेंथ का सुनना है। इसको हम बोल देते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगी ना अभी AF एम्पलीफायर। उसके बाद ये आपकी डेस्टिनेशन मतलब आपका स्पीकर समझ लीजिए, उस पर आप अप्लाई कर देंगे। ये हो जाता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, TRF रिसीवर। अब ये हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको कैसे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो समझते हैं। सबसे पहला जो ये RF एम्पलीफायर है ये सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ के मैसेज को भी सेंस करने के लिए एम्पलीफाई कर दे रहा है, तो सेंस हो जाएगा। तो आप कह सकते हो सेंसिटिविटी तो हमारी आप कह सकते हो अच्छी है, RF एम्पलीफायर ने आकर के उस सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब ट्यून्ड फिल्टर के बारे में। अब ट्यून फिल्टर के बारे में समझने के लिए, ट्यून फिल्टर को समझ के हम हो सकता है सेलेक्टिविटी के बारे में कमेंट करें, कुछ ऐसा कुछ फिडेलिटी के बारे में कमेंट करें। तो देखना हम क्या चाहेंगे कि ट्यून्ड फिल्टर जो है उस ट्यून्ड फिल्टर की बैंडविड्थ जो वो बिल्कुल 10 किलोहर्ट्ज जो एग्जैक्ट 10 किलोहर्ट्ज हो। अगर ये 9 किलोहर्ट्ज रहेगी तो 0.5 किलोहर्ट्ज जो कंपोनेंट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। अगर 10 किलोहर्ट्ज की बजाय 11 किलोहर्ट्ज होगी तो अड़ोस पड़ोस के 0.5 किलोहर्ट्ज वाला और 0.5 किलोहर्ट्ज वाला सिग्नल कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट 10 किलोहर्ट्ज हुई अगर ये, तो हम बोलेंगे कि इसका सेलेक्टिविटी बहुत अच्छा है। फिर तो अब कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, हम कुछ केसेस के साथ इसको समझते हैं। फिर तो मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा एक चीज, हमारा जो जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा फिल्टर ट्यून्ड होगा वो वही फ्रीक्वेंसी होगी जो सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी जिस सिग्नल को हमें रिसीव करना है। तो मैं उसको अब आगे FS बोलूंगा। FS इज कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल टू बी सेलेक्टेड। टू बी सेलेक्टेड मतलब हम जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये FS उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी, हम जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसी के अराउंड कंपोनेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब केस डिस्कस कर रहा हूं मैं। फर्स्ट केस, अगर ये FS हमारा हो 550 किलोहर्ट्ज मतलब मिनिमम वाला हो, बैंडविड्थ तो हमारा पता है, ये बैंडविड्थ कितनी चाहते हैं हम हमारे इस फिल्टर की 10 किलोहर्ट्ज एग्जैक्ट चाहते हैं, ना 10 किलोहर्ट्ज से कम ना 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, 10 किलोहर्ट्ज। तो उस केस में हमारे इस फिल्टर की क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता था ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ। अगर ओमेगा नॉट लिखूंगा तो बैंडविड्थ भी फिर रेडियन पर सेकंड में लिखना होगा। हर्ट्ज में बैंडविड्थ है तो ये भी एफ नॉट बाय बैंडविड्थ ऐसे लिखेंगे हम, एफ नॉट बाय बैंडविड्थ हर्ट्ज वाली। मीन्स 550 किलो बाय 10 किलो मीन्स 55। आप कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर 55 रिक्वायर्ड है आपको इस फिल्टर का। अगर ऐसा हो कि FS बढ़ करके, मान लो समझने के लिए बीच में ये कुछ 1000 किलोहर्ट्ज लेकर के चल रहा हूं मैं, बैंडविड्थ तो वही है 10 किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को ही तो हमें रिसीव करना है। इस केस में इसके लिए जो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा वो जाएगा 100। मतलब आपको क्वालिटी फैक्टर 55 नहीं बल्कि 100 क्वालिटी फैक्टर चाहिएगा अब इस फिल्टर का, उसी फिल्टर का, अगर FS इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज के अराउंड सेलेक्ट करना। अगर FS मैक्सिमम वाला हो जाए मीन्स 1650 किलोहर्ट्ज वाला हो जाए तो फिर उस केस में बैंडविड्थ जो होगी दैट विल बी 10 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ तो फिक्स है, 10 किलोहर्ट्ज चाहिए आपको चाहे किसी में भी हो। क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा 1650 बाय मीन्स 165, इतना क्वालिटी फैक्टर रिक्वायर्ड होगा। मतलब आप कह सकते हो आपका जो ये ट्यून्ड फिल्टर है जो कि 550 से 1650 तक के बीच के सिग्नल्स को सेलेक्ट करना चाहता है,
उस 550 से 1650 तक की कैरियर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना चाहता है, एफएस मिनिमम 550 से लेके मैक्सिमम 1650 तक चाहिए, तो क्वालिटी फैक्टर भी देखिए 55 से लेके 165 तक चाहिए। आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो ओमेगा नॉट एल बाई आर होता है अगर सीरीज आरएलसी हो। मैं एक बार याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर पैरेलल आरएलसी और ओमेगा नॉट जो होता था 1/2 पाई रूट एलसी होता था, तो 1/2 पाई रूट एलसी एल बाई आर, मतलब एल सी और आर इंडक्टर का इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस जो रजिस्टर का है, उनकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा क्वालिटी फैक्टर कितना है। मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्यून फिल्टर है, इस ट्यून फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन है वो एल सी पर डिपेंड करती है। आप एल और सी को वेरी करके तो इसको चेंज कर रहे हैं, तो आप 550 को चुनना चाहते हैं या 1000 के अराउंड चुनना चाहते हैं, 1650 के अराउंड चुनना चाहते हैं, आपको इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करना होगा। और कैपेसिटेंस चेंज होगा तो आप कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर भी चेंज होगा। डायरेक्टली अगर कैपेसिटेंस क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में भी याद दिलाना चाहूं तो 1/ω0CR होता है। सीरीज आरएलसी की बात कर रहा हूं मैं, पैरेलल में यही रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो आप कह सकते हो इस तरीके से क्वालिटी फैक्टर भी चेंज हो रहा होगा। हम भी तो चाहते हैं क्वालिटी फैक्टर 55 से 165 के बीच में हो जाए। अब प्रैक्टिकली बात करूं मैं, ये तो हमारी फीलिंग है, हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसा चाहते हैं, बट प्रैक्टिकली बात करूं तो कोई फिल्टर जो होगा, अगर आप उसके एलिमेंट्स को वेरी भी कर रहे हैं, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, तो क्वालिटी फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं। बट क्वालिटी फैक्टर में जो चेंजेस आ रहे होंगे उसके साथ साथ बैंडविड्थ में भी फिर चेंज आएंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस को चेंज करेंगे तो उसके बाद बैंडविड्थ में भी प्रैक्टिकली चेंज आएंगे, क्योंकि अगर फिक्स्ड बैंडविड्थ रख रहे हैं हम, फिक्स बैंडविड्थ चाहते हैं अगर हम ऐसा रख रहे हैं, तो फिर क्वालिटी फैक्टर में जो चेंज आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज आ रहे हैं। प्रैक्टिकली क्वालिटी फैक्टर में जो वेरिएशंस हैं वो इतने पॉसिबल नहीं होते कि 55 से और 165 के बीच तक में आ जाए। प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि 55 है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होकर 80 तक हो जाएगा। मान लो 100 है, जैसे इसके लिए 100 चाहिए, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होकर 90 से लेकर के 110 तक हो जाएगा। 165 अगर आप सोच के बात करें तो 150 से 165 170 तक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 55 भी और 150 165 भी, 55 भी और 165 भी, इतना ज्यादा वेरिएशन क्वालिटी फैक्टर में पॉसिबल नहीं होता है। क्वालिटी फैक्टर में इतना वेरिएशन नहीं हो पाता है। क्वालिटी फैक्टर में वेरिएशन जो हो रहा होगा, मान लो 55 है, 55 से 60-70 तक हो रहा होगा, फिर इसका मतलब बैंडविड्थ पे फर्क पड़ जाएगा। फिर अगर मैं कह रहा हूं यहां 165 क्वालिटी फैक्टर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब फिर बैंडविड्थ में चेंज होगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी क्वालिटी फैक्टर मान लो 55 के लिए 60 हो रहा होता, तो फिर आप कहते हैं बैंडविड्थ बढ़ती, फिर और बैंडविड्थ बढ़ती तो अड़ोस पड़ोस के कंपोनेंट्स आते। समझना, क्वालिटी फैक्टर प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया। आप यहां तक लिख करके कॉपी करने के बाद नोट लिखिएगा इसके बाद। अच्छा, नोट लिखने से पहले एक बार मैं सभी एलिमेंट्स के बारे में भी लिखा देता हूं, फिर इसके बारे में। चलिए, पहले हमने यहां तक लिख लिया तो पहले इसके बारे में नोट लिख लीजिएगा। नोट लिखिएगा, ये केसेस आपने बना लिए होंगे, इसके बाद नोट लिखिएगा। लिखना, इट शोज दैट इफ वी विश टू सेलेक्ट चैनल सिग्नल्स इन द चैनल फ्रॉम 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज, फ्रॉम 550 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज with good selectivity, that is bandwidth required for each to be 10 kilohertz, bandwidth required for each to be 10 kilohertz, then quality factor of the filter has to be varied, from 55 to 165, which is practically not feasible. नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, practically variations in the quality factors, are small. So in practical, अब प्रैक्टिकली क्या बात होगी वो बात करते हैं। प्रैक्टिकली जो क्वालिटी फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकते हैं। मान लो मैंने क्वालिटी फैक्टर 100 कंसीडर किया, 100 से ऊपर नीचे बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो मैं एक बार फिक्स मानते हैं क्या 100। अगर मैं केस फर्स्ट कंसीडर करता हूं कि एफएस मेरा मुझे जो सेलेक्ट करना है वो 550 किलो है, तो जो बैंडविड्थ हो गया, बैंडविड्थ ये ऐसा होता था एफ नॉट बाई बैंडविड्थ इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर, तो एफ नॉट क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ। एफ नॉट क्लियर है, बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई क्वालिटी फैक्टर। एफ नॉट कितना है, 550।
बाय क्वालिटी फैक्टर कितना है 100 मींस 5.5 किलो हर्ट्ज। 5.5 किलो हर्ट्ज आपका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी 5.5 किलो हर्ट्ज। बात समझ रहे हैं? ये बैंडविड्थ 5.5 किलो हर्ट्ज होने का मतलब क्या होगा? बैंडविड्थ 5.5 किलो हर्ट्ज होने का मतलब होगा हमारा जो कंपोनेंट 550 किलो हर्ट्ज के अराउंड था। सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी तो ट्यून हमने 550 किलो हर्ट्ज के कर रखा है फिल्टर को, बट 550 किलो हर्ट्ज के अराउंड जो बैंड था एक्चुअल में हमारे मैसेज का वो था 10 किलो हर्ट्ज का, 10 किलो हर्ट्ज। लेकिन ये 5 किलो हर्ट्ज तक के बैंड को सिग्नल को ही सेलेक्ट कर पा रहा है। मतलब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे भाई, हमारे मैसेज जो था वो मैसेज ऐसे रहा होगा ना, मैसेज के वो कंपोनेंट जो भाई 5 किलो हर्ट्ज तक ऐसे आ रहा था तभी तो 10 किलो हर्ट्ज बना ना, जो कंपोनेंट 2.5 किलो हर्ट्ज तक में है वो तो आ रहे होंगे, वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो 2.5 से आगे थे वही तो गए थे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पर, वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को लॉस मिल रहा होगा। अब इस केस में बैंडविड्थ कम रह जाने की वजह से। बैंडविड्थ क्यों कम रहेगी? क्योंकि मैंने Q इक्वल टू 100 वाला फिल्टर सेलेक्ट किया। मैं वेरिंग Q वाला फिल्टर इतना वेरी करने वाला हो नहीं सकता है प्रैक्टिकली। ठीक है। सेकेंड केस, अगर fs की वैल्यू 1000 किलो हो तो बैंडविड्थ हो जाएगी 1000 किलो डिवाइड बाय क्वालिटी फैक्टर हमने 100 फिक्स ले लिया है, 100 और 10 किलो। ये तो बिल्कुल सही, ना तो पड़ोसी कंपोनेंट्स आ रहे होंगे ना इसके खुद के सेल्फ कंपोनेंट को अटेन्यूएशन मिल रहा होगा। नेक्स्ट, अगर fs इक्वल टू 1650 किलो हर्ट्ज हो तो बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा 1650 किलो डिवाइड बाय 100। यहां हो जाएगा अब 16.5 किलो, ये 10 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा? जो रिक्वायर्ड था 10 किलो हर्ट्ज उसके अड़ोस पड़ोस के नेबरिंग कंपोनेंट्स भी आ रहे होंगे, अड़ोस पड़ोस के गाने भी जो चल रहे होंगे वो भी सुनाई देने लग जाएंगे। ये भी गड़बड़ है। मतलब आप कह सकते हो प्रैक्टिकली जो आपका ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है उसमें ट्यून्ड फिल्टर ही आपके मल्टीपल में से किसी एक को सेलेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन उस ट्यून फिल्टर की बात करें तो हम ट्यून फिल्टर के क्वालिटी फैक्टर को इतने ज्यादा वेरिएशंस के साथ रख नहीं सकते हैं। एक फिक्स वैल्यू या उस फिक्स वैल्यू के आसपास में होगा तो कोई पर्टिकुलर चैनल या उसके अड़ोस पड़ोस वाले चैनल्स को तो बिल्कुल अच्छी सेलेक्टिविटी के साथ सिलेक्ट कर रहा है। सेलेक्टिविटी अच्छा होने का मतलब था अड़ोस पड़ोस वाले चैनल्स को तो रिजेक्ट करे और जो रिक्वायर्ड है उनके सारे कंपोनेंट्स को रिसीव करे। बट इससे कम फ्रीक्वेंसी पर जाएं या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर जाएं, दोनों ही केसेस में या तो ऐसा हो रहा है जैसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हो तो ऐसा हो रहा है कि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, अड़ोस पड़ोस के चैनल्स आ रहे हैं, या कम फ्रीक्वेंसी पे जाएं तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। तो आप कहोगे ये अच्छी क्वालिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा, अच्छी सेलेक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पा रहा, बहुत लो फ्रीक्वेंसी या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर। अगर क्वालिटी फैक्टर 100 के बजाय आपने सेलेक्ट कर लिया 55, 50, 60 तो फिर लोअर फ्रीक्वेंसी को अच्छे सेलेक्ट करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर आपने क्वालिटी फैक्टर को सेलेक्ट कर लिया 165, 150 तो फिर हाई फ्रीक्वेंसीज को अच्छे सेलेक्ट करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसीज में दिक्कत आ जाएगी, बैंडविड्थ कम पड़ जाएगी, कुछ कंपोनेंट्स को लॉस हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली कह सकते हो कि प्रैक्टिकली क्योंकि किसी फिल्टर का क्वालिटी फैक्टर में इतना लार्ज वेरिएशंस पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम रहेगी कि ये होल फ्रीक्वेंसी रेंज में बेटर क्वालिटी के साथ काम नहीं कर पाएगा, मींस इसकी फिडेलिटी अच्छी नहीं है। तो ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का फिडेलिटी खराब होता है। आप यहां पर चाहें तो आप बाकी चीजों के बारे में लिख सकते हैं। RF एम्पलीफायर इज प्लेस्ड हियर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ दिस रिसीवर। ठीक है, बाकी चीजें AF एम्पलीफायर क्या है, डिमोडुलेटर क्या है, ये तो बात सीधे समझ में आती होंगी। तो हमने इस लेक्चर में ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर डिस्कस किया। ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में बेसिक जो कंपोनेंट है ट्यून फिल्टर है, उसका क्वालिटी फैक्टर में लार्ज वेरिएशन पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसकी फिडेलिटी खराब होती है। यहां तक कंक्लूजन ये पहुंचा है। अब ये जो रीजन है कि यहां पर फिडेलिटी क्यों खराब हो रही है, अगर इसको हम माइंड में रखें तो फिर इसी को ओवरकम करके हम दूसरा रिसीवर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज को स्टार्ट करेंगे। बात आपके माइंड में रहनी चाहिए क्यों प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जिस फिल्टर से हम बाकी कंपोनेंट्स को हटाना चाहते हैं, किसी कंपोनेंट को रखना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशंस वेरी हो रही है। जो सिग्नल रिसीव करना है उसके हिसाब से आप वेरी कर रहे हो, तो आप या तो क्वालिटी फैक्टर को भी वेरी करो, या तो जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है, जो इस केस में करते हैं, तो फिर उस केस में बैंडविड्थ 10 किलो हर्ट्ज हमेशा नहीं रह पा रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसको ये ओवरकम करेंगे अगले हम फिल्टर में, जो कि है अगले रिसीवर में जो है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।